आदमी का ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती। मैं कहूँगा ईवीएम बनी ही गड़बड़ी के लिए है। आप बेरोजगार हैं, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आपका दिमाग शैतानी है तो पीले कपड़े पहनो, भगवा कपड़े पहनो, लठ हाथ में लो, किसी की भी ज़मीन पे कब्जा कर लो और एक तरह से ये समझिए कि गुंडा राज, भगवा गुंडा राज जो है देश में चल रहा है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को निकाल लीजिए जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, वहां पर आपको पता चलेगा कि ईवीएम जो है गायब हो गई है। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है हमारी 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी व्यक्ति ने किया है, किसी संस्था ने किया है, तो वो जो है आरएसएस है, बीजेपी वाले हैं और नरेंद्र मोदी है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू वॉइस में। सर, एक बात बताएं, क्या राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है मोदी जी को? क्योंकि वो अभी जब से 2 मामले हुए डिग्री वाले और इससे उनकी सदस्यता गई, ऐसा लग रहा है कि वो खुल के मैदान में आ गए, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं रहा। आप क्या कहते हैं? एक बड़ी विचित्र स्थिति देश की राजनीति में सन 2014 के बाद पहली बार शुरू हुई है। पहली बार यह हुआ है कि मोदी जी, जिनके चेहरे पे हमेशा विजय का भाव रहता था, अति आत्मविश्वास रहता था, अब उनके चेहरे पे निराशा और झाइयाँ आ गई हैं। उनके अंदर हमें नज़र आता है जैसे औरतों में एक शर्माने की अदा होती है, जिसे ब्लिंक करना कहते हैं, वो शुरू हो गई है। और इसीलिए उसके उलट राहुल गांधी जो है, जिसको अब तक नौसिखिया, पप्पू, नादान बच्चा, अनपढ़, गंवार, पता नहीं क्या क्या सिद्ध करने की कोशिश संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसका एक नया अवतार पैदा हो गया है। उसने ये तय कर लिया है कि अब मोदी जी को चुनौती आमने सामने देनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है और मोदी जी से सवालों के जवाब लेने हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे कोई चूहा ये तय करे कि वो शेर की जो मूंछें हैं उनको नोचेगा और शेर जो है डर जाए कि चूहा जो है मेरी मूंछों को नोचे ना नोचे, कुतर तो जरूर लेगा। अब ये जो हालत है ये मोदी जी के लिए बड़ी विचित्र है। मोदी जी ने ये तय किया कि वो 9 अप्रैल को दावणगेरे में जाएंगे और वहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे और वो रैली है, बीजेपी ने 8000 किलोमीटर की विजय संकल्प यात्रा 4 राज्यों में निकाली थी और 4 राज्यों में निकालने के बाद उसका समापन उस दिन वहाँ पर होना है और उसी दिन वो एक मधुसूदन साईं मेमोरियल हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में बीजेपी की मंशा ये है कि वहाँ पर मेमत रैली की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाए जाएं और ये दिखाया जाए कि एक तरह से बीजेपी का औपचारिक कर्नाटक के चुनावों का अभियान जो है वहाँ से शुरू हो रहा है। राहुल गांधी की रैली जो थी वो कोलार में 5 अप्रैल को होनी थी, वो पहले से तय थी और उसके बाद जो है जैसे ही कांग्रेस को पता चला, राहुल गांधी को पता चला कि मोदी जी कर्नाटक आ रहे हैं, तो उन्होंने तय किया कि अब जो है 2 पहलवानों की भिड़ंत जो है कर्नाटक के मैदान में ही होगी और इसीलिए राहुल गांधी ने ये तय किया कि उसकी रैली भी अब 5 अप्रैल को नहीं होगी, 9 अप्रैल को कर्नाटक में ही होगी। एक साथ जब 2 पहलवान 2 अलग अलग जगह रैली करेंगे तो ये एक तुलनात्मक रूप से आप तय कर सकते हैं कि पल्ला किसका भारी है। अब राहुल गांधी की रैली में 1 लाख लोग आएंगे। राहुल गांधी को ये माना जा रहा है कि उनका जो कद है, राजनीतिक कद, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। जैसे हम इसको आंकड़ों की भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जब 3% बढ़ती है और जब भारत की अर्थव्यवस्था हम कहते हैं 8% के हिसाब से बढ़ रही है, तो यहाँ के अर्थशास्त्री बड़े खुश होते हैं, देखो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन आकार की दृष्टि से देखें तो आकार चीन का ज़्यादा है और हमारी अर्थव्यवस्था का आकार है छोटा है। लेकिन खुशी मनाने के लिए कहा जाता है, मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि हमारा आकार 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इस बात पे मुझे एक चुटकुला याद आता है कि एक बार हाथी का बच्चा और एक चूहे का बच्चा साथ साथ मिले, तो चूहे के बच्चे ने हाथी के बच्चे से पूछा तेरी उम्र कितनी है? हाथी का बच्चा बोला मैं जो हूँ 3 महीने का हूँ। तो चूहे के बच्चे ने बड़े शर्माते हुए कहा हूँ तो मैं 4 महीने का, लेकिन मेरी तबीयत जरा नासाज है, इसलिए मैं थोड़ा कमज़ोर सा लगता हूँ। तो ये इस तरह की एक स्थिति जो है आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और राहुल गांधी की बना रखी थी। लेकिन जिस तरह से कोलार में 2019 में राहुल गांधी ने पलटी मारी और उन्होंने कहा कि ये सारे चोर जो है इनका सरनेम मोदी क्यों होता है, ये उन्होंने कोलार में कहा। कोलार एक, जब हम बचपन में छोटे थे तो पढ़ते थे कोलार किस लिए फेमस है? कोलार इसलिए फेमस है क्योंकि वह सोने की खानें हैं
हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोना कोलार में ही निकलता है। कोलार बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर है और कोलार आज के दिन पूरी दुनिया में अगर इस बात के लिए मशहूर है तो वो 4 चीज़ों के लिए मशहूर है। एक, वो वहाँ पर दूध उत्पादन, यानी कोलार में जो दूध होता है, पैदा होता है, वो डेनमार्क से भी ज़्यादा होता है। यानी डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश माना जाता है, कोलार में उससे ज़्यादा होता है। दूसरी बात, वहाँ का रेशम बड़ा फेमस है। कोलार में रेशम जो है, जो हम पहनते हैं, वो इतना बढ़िया होता है कि वो फटता नहीं। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी पूरी दुनिया में मांग है। कोलार के आम बड़े फेमस हैं। पीली चीज़ें कोलार में ज़्यादा पाई जाती हैं और इसीलिए राहुल गांधी जब कोलार की बात कर रहे हैं तो ये समझिए कि सोने के साथ एक बात चीज़ जुड़ी हुई है कि सोना जो है तब कर खरा होता है, जब वो तब जाता है तो खरा हो जाता है। और राहुल गांधी कोलार में जाकर जब कहते हैं कि मैं जो है कोलार में ही अपनी रैली करूँगा 9 अप्रैल को, तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों आमने सामने के मूड में हैं, आमने सामने की लड़ाई होगी। और उस लड़ाई में मेरा आज भी मानना है कि जितना उत्साह कोलार के लोगों में है, जितना उत्साह पूरे कर्नाटक के लोगों में है, जितना उत्साह पूरी कांग्रेस में है, उससे राहुल गांधी की रैली मोदी जी की रैली से तकरीबन मैं कह सकता हूँ दुगने जनसंख्या को, जितनी भीड़ को लाने में कामयाब होगी। और पहली बार मोदी जी का सितारा अस्त होगा और राहुल गांधी का सितारा बढ़ेगा। और तब जो है भारतीय राजनीति का एक तरह से 9 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन माना जाएगा कि हिंदुस्तान की सत्ता में जो परिवर्तन है उसकी आहट सुनाई वहाँ देगी। क्या 2024 में वापसी हो सकती है कांग्रेस की राहुल गांधी के भरोसे से? देखिए, देश जो है एक चीज़ मान के चलिए कि बीजेपी से त्रस्त है। अब तक एक ही बात, अडानी के चैनल, मैं अडानी के चैनल इसे बोलता हूँ क्योंकि 200 के 200 चैनल अडानी ने खरीद लिए हैं। कोई भी चैनल जो है, उनकी जो भूमिका है, आप देखेंगे जनता के सवालों का कोई भी सवाल इन चैनलों पर नहीं उठता। लोग भूख से त्रस्त हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, मरीज जो है बेचारे दवाई के अभाव में उनकी जान जा रही है, औरतों की जो खाने की स्थिति है, पीने की स्थिति है, वो कमज़ोर होती जा रही है, लोगों का खुशहाली का जो इंडेक्स है वो कम होता जा रहा है, देश भुखमरी के कगार पर है, किसान परेशान है, मजदूर हैरान है और नौजवान जो है बेरोजगार है। इतने बात में भी आप समझिए व्यापारी जो बीजेपी का एक मुश्त वोट बैंक माना जाता है, वो भी बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनकी भी कमाई जीएसटी, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब उनके पीछे लगे रहते हैं, स्थानीय पुलिस, कारपोरेशन। अब भ्रष्टाचार तो इस सरकार में ऐसा हो गया है कि जैसे समझिए कि नॉर्म है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की वजह से लोग परेशान हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है लोगों को जो ये सुकून दे कि इस सरकार को दोबारा लाना चाहिए। तो ऐसी हालत में 2016 से नारा दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, देखिए इन सब बातों के आगे, राहुल गांधी के मुद्दों के आगे हिंदू राष्ट्र टिकेगा या हिंदू राष्ट्र जीत जाएगा, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात है ही नहीं। ये जो है धर्म के नाम पर गुंडे बदमाशों की फौज इकट्ठी हो जाती है। आप समझिए जितने साधु हैं उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो अच्छे साधु तो मिलेंगे ही नहीं। सब साधु के बारे में आपको पता लगेगा, आशाराम जैसे साधु हैं, राम रहीम जैसे साधु हैं, रामपाल जैसे साधु हैं, राम वृक्ष जैसे साधु हैं, सबके आगे राम लगा हुआ है। लेकिन सारे जो है एक तरह से पापी हैं, सारे माफिया हैं, सारे क्रिमिनल हैं, सारे जेल में हैं। कुछ मर गए, कुछ और मरने की कगार पर हैं। तो आज के दिन में सबसे बड़ा आसान काम ये है कि अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अगर आपका दिमाग शैतानी है तो पीले कपड़े पहनो, भगवा कपड़े पहनो, लठ हाथ में लो, किसी की भी ज़मीन पे कब्जा कर लो और एक तरह से ये समझिए कि गुंडा राज, भगवा गुंडा राज जो है देश में चल रहा है। और उस भगवा गुंडा राज को ये कहते हैं कि हिंदू राज है, ये गलत है। हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी व्यक्ति ने किया है, किसी संस्था ने किया है, तो वो जो है आरएसएस है, बीजेपी वाले हैं और नरेंद्र मोदी है। क्योंकि हिंदू धर्म में जो एक इंसानियत है, हैवानियत है, उदारता है, उसको ख़त्म करके इन्होंने जो है कट्टरवाद नहीं, इन्होंने गिरोहवाद शुरू कर दिया है। और गिरोहवाद की वजह से हिंदू जो है, आप बोलता नहीं है लेकिन ना बोलने वाले हिंदू को आप ये समझिए कि वो ये मत समझो कि अपने वोट देते हुए चुप रहेगा। और ये बात बड़ी गलतफहमी निकाल दीजिए कि लोग इनको वोट देते हैं, इनको वोट नहीं देते। इन्होंने विधायकों को खरीदा है, सांसदों को खरीदा है, उनको ईडी से डराया है, उनको जो है सीबीआई से डराया है, उनको एनआईए से डराया है, इनको जो है सीरियस फ्रॉड जितने कानून बना के उससे डराया है। और डर के मारे जो लोग इनके पाले में आ गए हैं,
आप समझ लीजिए जैसे उन्हें पता चलेगा कि मोदी के हाथ का शिकंजा जो है कम हो रहा है तो वो सबसे पहले भागेंगे। और इसीलिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बीजेपी के कई विधायक पिछले दिनों में कांग्रेस में कर्नाटक में शामिल हो गए। तो ये उल्टी जो दिशा है, रिवर्स जिसे कहते हैं डिफेक्शन, वो बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। इसका मतलब अंतर्धारा जो है बीजेपी के खिलाफ है। और इस बार जो अगर जनता ने ठान लिया कि बंगाल में, आप देखो तो बंगाल में ममता बनर्जी क्यों जीती, बंगाल में ईवीएम थी, बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस थी चप्पे चप्पे पे, बंगाल में सारे जो उसकी पार्टी के बड़े नेता थे उनको इन्होंने ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। लेकिन हुआ क्या कि कॉमन मैन और कॉमन जो सरकारी कर्मचारी हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए आपको क्या चाहिए, सरकारी अमला चाहिए। सरकारी कर्मचारी के हाथ में है कि वो ईवीएम को किसको सेट करे कि ये बटन दबने पे बीजेपी को वोट जाना चाहिए। आप मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है? ईवीएम 110%, कोई आदमी का ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती। मैं कहूँगा ईवीएम बनी ही गड़बड़ी के लिए है। ईवीएम की इजाद, ईवीएम का उद्देश्य है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होते हैं इनको कोई भी हैक कर सकता है। हैक होते हैं ना, भारत सरकार की साइट हैक हो जाती है, नासा की साइट हैक हो जाती है, तो आप समझिए कि इनको हैक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा चुनाव आयोग झूठ बोलता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं मुझे लगता है वो दबाव में फैसले दिए हैं। ईवीएम एक उपकरण है और वो एक उपकरण है जो रिमोट से संचालित होता है और रिमोट से संचालित होने वाले किसी भी चीज़ को हैक किया जा सकता है। यहाँ तक ट्रंप के इलेक्शन में अमेरिका में कहा गया कि वहाँ पे जो है ट्रंप के इलेक्शन में हैक की गई चीज़ें। तो जब ट्रंप के ऑफिस की चीज़ें, जो हिलरी क्लिंटन थी उसकी चीज़ों को हैक किया गया अमेरिका में, जिसकी जांच चल रही है और पुष्टि हुई है कि रशियन हैकर्स ने हिलरी को चुनाव हरवाने के लिए हैकिंग की। तो जब हिंदुस्तान में तो उससे पिछड़ा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है और हमारे जो अटॉर्नी हैं, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हद से ज़्यादा बेईमान हैं, बिके हुए हैं, उनका जो है ईमान कुछ है ही नहीं। तो ऐसी हालत में कहना कि ईवीएम से हैकिंग नहीं होती, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन ईवीएम से हैकिंग की जगह जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ईवीएम से हैकिंग के अलावा ये होता है कि जो वोट डलता है जिन ईवीएम पे, वो तो स्ट्रांग रूम ए में रख देते हैं और जिनकी गिनती होती है वो स्ट्रांग रूम बी से निकल के आती हैं। और जब वो बी से निकल के आती हैं तो उसमें जो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होती हैं और उसकी वजह से भी चुनाव होते हैं, चुनाव में जो धांधली होती है। और इसीलिए अभी तक जितनी भी लोग हैं, कोर्टें जो है ईवीएम की गिनती वाली जो याचिकाएं हैं उनको अभी तक स्वीकार नहीं किया। मैं कहता हूँ एट रैंडम आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को निकाल लीजिए जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, वहां पर आपको पता चलेगा कि ईवीएम जो है गायब हो गई हैं। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है हमारी 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। भाई गायब कैसे हो गई? ईवीएम को मैं रख नहीं सकता, आप नहीं रख सकते। जिस आदमी के कब्जे में ईवीएम मिलेगी उसको बंद कर दिया जाएगा कि भाई तेरे कब्जे में आई कैसे। वो वैसे ही है जैसे आप जो है AK-47 लेके हाथ में रखें। और 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। 19 लाख ईवीएम गायब नहीं हो सकती, वो जानबूझ के गायब की गई हैं। और वो इशारे पे इसलिए की गई क्योंकि चुनाव आयोग भ्रष्ट है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग लोकतंत्र के खिलाफ है और चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी का एक तरह से आनुषांगिक संगठन बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।